नमस्कार मित्रों, मैं हूं आप सबका चौकीदार और आप सब सुन रहे हो चौकीदार नामा। चौकीदार नामा भ्रमण ध्वनि पर लाया गया एक प्रतीकात्मक सामाजिक मंच है, जहां पर समाज की सभी आम और खास हस्तियों के साथ सवाल किया जाता है और उन सवालों से जो जवाब मिलता है उससे बनता है सामाजिक तरक्की का नया नजरिया। आज की इस महा श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं श्रीमान विश्वनाथ पाल। आइए बातचीत प्रारंभ करने से पहले अपने अतिथि का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। माननीय विश्वनाथ पाल का जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, वर्तमान में अयोध्या जनपद के गांव अंतपुर गडरिया का पूर्वा, वर्तमान में पाल नगर, मोती नगर में 20/12/1973 को हुआ। आपके माता पिता दोनों किसान और भेड़ पालक थे। आपके पिताजी स्वर्गीय परमेश्वर दीन और माता स्वर्गीय कल्पा देवी दोनों ने आपका लालन पालन बड़े प्यार से किया। आपकी शिक्षा गांव के कोरा अंतपुर प्राइमरी, चांदपुर और जगमोहन सिंह मिल्कीपुर नामक संस्थान में गढ़ी गई। आप जब 8वीं में पढ़ रहे थे उसी समय लगभग नाबालिग ही थे, आपका विवाह लीलावती देवी के साथ हो गया। आपको जितेंद्र, अरविंद, आंचल और ज्योति नामक 4 बच्चे हैं और वर्तमान में सभी बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। आप इस समय अयोध्या शहर के प्रयागराज रोड पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के निकट बरम बाबा संस्थान के पास अपना मकान बनाकर रहते हैं। आपके साथ एक वाकया यूं हुआ कि जब आप कक्षा 8 में पढ़ रहे थे तभी आपने में कमाने की धुन सवार हो गई और आप सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण ले लिए। कुछ अंतराल पर पड़ोस के बाजार में दुकान खोल लिए। अपने एक मित्र के कहने पर आप दिल्ली चले गए और जिंदगी ने यूं करवट बदल लिया। पहले सिलाई की फैक्ट्री में मास्टरी, फिर धन और हुनर में काफी धार आ गई। वापस गांव आए, 20 मशीनों का एक संस्थान लगा करके आपने रेडीमेड कपड़ों की सिलाई की फैक्ट्री लगा दिया। कुछ साल बाद आपने बिस्लरी पानी की एजेंसी भी ले ली। धन वैभव कमाकर बाबू विश्वनाथ ने समाज की तरफ अपना रास्ता बना लिया। पाल विकास संस्थान के जिला सचिव बनकर समाज सेवा के क्षेत्र में आपने खूब नाम कमाया। कालांतर में बहुजन समाज पार्टी में चले गए और वह दिन है 2 फरवरी 1996 जब आप नेता बन गए। सेक्टर अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, मंडल संगठन मंत्री, राजस्थान के प्रभारी। वर्तमान में आप इलाहाबाद मिर्जापुर सेक्टर के बहुजन समाज पार्टी के संयोजक हैं। तो ये था इनका परिचय और आज आपसे रूबरू करवाते हैं इस फैजाबाद अंचल की, अवध के अंचल की राजनीतिक हस्ती से। माननीय विश्वनाथ जी। जी सर। आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है ना? जी 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 जी। आपका चौकीदार नामा पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिचय में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई ना? नहीं नहीं, सही रहा है, बहुत अच्छा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का भी प्रभारी रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी का। अच्छा। जो 10 मंडल इधर मिर्जापुर, चित्रकूट, इलाहाबाद, बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन मंडल में देख रहा था साथ में भी। अच्छा जी जी जी। ठीक है, आप नेता लोग हैं और आप लोगों की परिचय में कोई ना कोई चीजें छूट ही जाती हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा रहा आपका, बहुत बढ़िया। हमारा पहला सवाल आपसे यह है कि सामाजिक विविधता में गडरिया समाज की क्या स्थिति है और आपके बचपन में कैसी थी और आज कैसी है, अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करके देखते हैं तो? सामाजिक स्थिति पहले की अपेक्षा आज बहुत सही दिखाई पड़ती है। सामाजिक विविधता में, अकेले पाल के बीच नहीं कह रहा हूँ, सामाजिक विविधता में।
जी जी जी, सामाजिक विविधता में भी आज स्थिति काफी सुधार पर है। जी पहले अक्सर हम देखते थे समाज में लोग मीटिंग किया करते थे, सुझाव दिया करते थे कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। जी लेकिन आज मेरा मानना है कि इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है। जी हर समाज के व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा देने की कोशिश में लगे रहते हैं। और समाज के भी जो लोग निचले तबके पर वर्क करते थे, आज वो कहीं कहीं से बहुत आगे आए हैं। जी और वो सामाजिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी समाज का उत्थान हुआ है। जी जी, तो ये लोगों का अपना खुद का किया हुआ विकास है, सतत प्रक्रिया है विकास की, या आप जैसे नेताओं ने कुछ बदला या बदलने के प्रयास में लगे हैं? नहीं, वो स्वतः लोगों के विचार दिमाग में आता रहा है। और कुछ जो हमारे सामाजिक परिवर्तन के लोग रहे हैं, तमाम इन लोगों को भी कुछ कुछ उसमें जो विचार आते रहते हैं। जिस तरीके से आपने यहाँ पर, मैंने देखा कि आपके इस चौकीदार वाले न्यूज चैनल पर आपने जो विचार लोगों के ले रहे हैं, इससे भी समाज में बहुत जागरूकता आ रही है। नहीं, मैं तो यूं लेना प्रारंभ कर दिया कि लोग नेता लोगों को कोई कार्यक्रम में किसी को बुलाओ तो वहां बोलते हैं कि हमें बोलने का अवसर नहीं मिला, हमें जनता से रूबरू होने का अवसर नहीं दिया, बड़े नाराज हो जाते हैं। तो हमने कहा बहुत सही बात है कि इसके माध्यम से आपके विचार, जो भी अपना विचार चाहते हैं, उनका विचार आप प्रसारित कर दे रहे हैं। जी, हमारे माध्यम से उनके विचार जनता के बीच में जाएंगे और लोग सुनेंगे और उन्हें समझेंगे और जानेंगे भी। जी 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 जी। तो आपने भी कुछ बदलने का प्रयास किया अपने इस सामाजिक और राजनीतिक पड़ाव में? जी जी, जैसे हमने शुरुआत में ही जब इधर सामाजिक क्षेत्र में कदम रखना शुरू किए, तो बाबू कालीचरण पाल जी के साथ मैं जिला का महासचिव रहा, फिर प्रदेश संगठन मंत्री हमको उस संस्थान में बनने का मौका मिला। तो हम लोगों ने समाज में पढ़ाई के क्षेत्र में भी जैसे ये देखा कि जो बच्चे किसी परिस्थितियों बस स्कूल नहीं जा पा रहे, किताब नहीं ले जा पा रहे, तो उस बाल विकास संस्थान के माध्यम से हम लोगों ने ये काम शुरू किया था। जी। और दूसरी तरफ जैसे बेरोजगार समाज में जो लोग थे, उनको छोटे मोटे बिजनेस के लिए भी, कि अगर उनको छोटा मोटा बिजनेस करना है और संस्थान के पास जो फंड था जी, तो ये भी कोशिश की गई कि आप छोटी मोटी दुकान चौराहे पर या बाजार में रखना चाहते हो तो फंड ले लो और फिर पुनः वो थोड़ा थोड़ा करके फंड को वापस कर दो, बिना ब्याज के, बिना कुछ और अलग से पैसा जुटाए। तो उसमें समाज को बढ़ाने के लिए कुछ ये काम शुरू किया गया था बाल विकास संस्थान के द्वारा। तो बड़ा शानदार कार्यक्रम था। तो इस कार्यक्रम का लाभ कुछ लोगों ने लिया, कुछ आज हैं? नहीं, कुछ लोगों को लाभ मिला था इसका। और उसके बाद जो भी घटनाएं समाज में इधर होती थी, जैसे एक बार फतेहपुर में हमारे समाज के कई पाल समाज के लोगों की हत्या कर दी गई थी, भेड़े मार दी गई थी, कुएं फेंक दिया गया था, हम लोग वहां भी गए थे। इस तरह तमाम जगह जो घटनाएं होती समाज में, उस संस्थान के माध्यम से आना जाना रहता था। और प्रदेश अध्यक्ष कालीचरण पाल जी भी शुरुआत में जिला अध्यक्ष बने थे, तो मैं जिला का महासचिव था जी। एक हमारे राम जतन बाबू जी थे, जो कालीचरण पाल जी के अध्यक्ष बनने के बाद वो महासचिव हुए थे। अच्छा। कुछ दिनों के बाद उनका देहांत हो गया, उसके बाद हमको महासचिव बनाया गया, तो मैं उनके साथ काम करता रहा। फिर जब वो प्रदेश के अध्यक्ष हुए, प्रदेश महामंत्री रामकरण पाल एडवोकेट जी हुए, प्रदेश उपाध्यक्ष जसकरण पाल जी हुए, कोषाध्यक्ष रामलोट पाल जी, और उप मंत्री प्रहलाद पाल जी हैं, एक रामकिशोर पाल जी अम्बेडकर नगर के रहे, राम कुमार पाल अम्बेडकर नगर के ऑडिटर रहे उसके जी। मैं संगठन मंत्री रहा। तो मैं बाबू जी के साथ चल करके समाज के हर दुख सुख में भागीदारी निभाता रहा और समाज के लोगों में जागृति फैलाता रहा कि समाज के लोग आगे आए। एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर समाज की कोई 5 समस्याओं को चिन्हित कर सकते हैं आप और समाधान भी दे सकते हैं? और समाज में जो भी समस्याएं इस तरह नजर में आती थी, नहीं, अभी मेरा आपसे सवाल है, अभी आपसे मेरा सवाल है कि एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर समाज की कुछ 5 समस्याओं को आप चिन्हित कर दें और उनका समाधान भी दे दें मेरे प्लेटफॉर्म पर। समाज में मेरा मानना ये है कि जो समाज में तमाम कुरीतियां हैं, जैसे दहेज देना लेना, ये बंद हो जाना चाहिए जी। और समाज में मैंने एक चीज देखा है कि जो मृत्यु के बाद मृत्यु भोज होता है, तिरही संस्कार जो किया जाता है जी। इसमें जैसे कि आदमी बीमार हो गया, दवा कराया, परेशान रहा, ऐसी परिस्थितियों में फिर जब मृत्यु हो जाती है जी,
तो एक तो वैसे ही वो बहुत परेशान और संकट में रहता है, जी लेकिन परंपराओं को देखते हुए, एक दूसरे के देखते हुए उस पे बहुत बड़ा कार्यक्रम भी करता है। जी तो मेरा मानना है कि ये कार्यक्रम इस स्तर पे नहीं होना चाहिए। चलिए, कुछ एक पारिवारिक बंधन है कि जो करना है तो उसको छोटे स्तर पर भी निपटाया जा सकता है। जी जी इससे समाज में अच्छा सुधार होगा। जी और जो इस तरह के नाजायज धन लोग एक दूसरे के देखने के चक्कर में शादी विवाह में भी बड़े स्तर पर कार्यक्रम करते हैं, जी इस पे भी सोचना चाहिए। जैसे हमने देखा कि हमारे जो कालीचरण पाल जी रहे हैं, जी यहाँ पर एक बड़ी कुरीतियां रही कि हमारे समाज में नेकर और धनगर जो थे, जी तो इतनी दूरियां बना के लोगों ने रखा था कि इनके यहाँ आपस में पानी पीना, खाना खाना, शादी ब्याह नहीं होता था। जी इस पे कालीचरण पाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पहले अपने घर से ही शुरुआत किया जी और अपने बेटों की शादी, क्योंकि नेकर थे ये, जी धनगर में शुरू किया करने के लिए। वाह, और दूसरी चीज, धनगर में शादी किया और दिन में ही इनका कार्यक्रम अक्सर होता था। अच्छा, बारात भी दिन में ले जाना बच्चों की, और रात दिन में वापस हो जाना, खाना पीना भी करना। मतलब ये एक समाज में संदेश दे करके गए हैं जी लेकिन उस पे अभी कोई अमल बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। जी फिलहाल शादी ब्याह तो होने लगा हमारे यहाँ। नेकर धनगर कोई विचार अब नहीं रह गया है। तो मतलब बाबू कालीचरण का सामाजिक योगदान आपके जीवन को गढ़ने में शामिल रहा। बहुत ज्यादा उनके साथ रह करके हमने बहुत कुछ सीखा है। जी भले ही शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा नहीं शिक्षा ग्रहण किए थे, लेकिन उनका भी जीवन बहुत संघर्षमय रहा। बचपन में ही कलकत्ता चले गए थे, वहां से आए, उनके पिताजी माताजी एक्सपायर कर गए थे। जी फिर उन्होंने एक छोटे से बिजनेस शुरू किए बीकापुर में, कालीचरण पाल के नाम से, पेड़े वाले बहुत मशहूर है, बहुत अच्छी मिठाई की दुकान है। जी और आज उनका बेटा भी एक तैयारी कर रहे थे, अशोक थे, और विपिन पाल है जो उनके बड़े बेटे हैं, आज बिजनेस को संभाले हैं। जी शिव कुमार है उनके एक बेटे। तो बाबूजी से बहुत कुछ सीखने को मिला था हमको। जी और आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो विचार रहे हैं, जी मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में जो सामाजिक बात रखने की बात आती थी, जी तो हम लोग समाज, क्योंकि राजनीतिक सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था, जी तो अगर मीटिंग बुला करके समाज की बात रखी जाए तो ये संभव नहीं था। मीटिंग बुलाने के बाद बहुत कम संख्या में लोग आते थे। जी तो बाबूजी के साथ कोषाध्यक्ष थे रामलोट चौधरी जी, जी और एक रामलोट ड्राइवर जी थे, भगवती प्रसाद जी थे, भवानी प्रसाद पाल जिला अध्यक्ष रहे बाद में यहाँ के, बाबूजी के बाद। एक बात हमारी समझ में ये आ रही है कि बाबू कालीचरण जी के बारे में आपने बताया कि वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनमें समाज के लिए कुछ करने का जुनून था। बहुत ज्यादा। लगभग वही आपका भी जीवन दर्शन वैसा ही बता रहा है कि आप भी कक्षा 8 में थे तभी सिलाई सीख लिए, और फिर सिलाई का आपने कारोबार खड़ा कर लिया कम समय में। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि आप भी समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में अपने आप को ले आए, तो कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा समाज के करीब हैं या ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा समाज के करीब हैं? नहीं, वो दोनों है। इसमें थोड़ा बता रहा था मैं कि शुरुआत में जब मीटिंगें नहीं इकट्ठा होती थी जी, तो बाबूजी के साथ हम लोग जाते थे। हमारे बिरादरी में ब्रह्मभोज मेला बहुत होता था। अच्छा। तो जिस भी ब्रह्मभोज मेला में हम लोग पहुंच जाते थे जी, तो गार्जियन से या समाज के लोगों से अनुमति लेकर के वहाँ अपना विचार रखना शुरू करते थे जी। और कई जगह ऐसी भी स्थिति आई कि हमारे समाज में बिरहा होता था, तो बिरहा सुनने के आगे लोग हमारी बात को नहीं सुनते थे जी। जबरदस्ती समाज में दबाव बना करके मैं बोलने के लिए खड़ा होता था, बाबूजी बोलते थे जी। फिर एक समय आया कि लोगों को समझ में आया, तो हम लोग जब पहुंचते थे खुद ही समाज के लोग कहते थे कि समाज कुछ बात की जाए जी। तो इससे समाज में काफी जागृति आई है। और हम लोग यही कहते थे भाई आप इकट्ठा हुए हो, पूरी खाओगे, समाज में मिलन करोगे, लेकिन अगर कुछ बात इस बीच में समाज की आए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये सब सिलसिला चलता रहा। और आज जहाँ तक ये मामला है कि ज्यादा पढ़े लिखे राजनीतिक क्षेत्र में या कम पढ़े लिखे लोग, ये अपनी सोच होती है, विचारधारा होती है जी। और बाकी तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत धनवान हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन समाज के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है जी। और बहुत से लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, गरीबी स्थिति में भी हैं जी, लेकिन इसके बाद भी समाज में उनका बड़ा लगाव है, समाज में अपनी स्थिति के हिसाब से बहुत बड़ा योगदान देते हैं जी। जी। तो आप ये मानते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग और मिडिल क्लास लोग वो समाज में ज्यादा
समाज के प्रति लगाव रखते हैं और खड़े रहते हैं। हाँ, ज्यादा परसेंट लोग, क्योंकि जो बड़े लोग और बहुत बड़े लोग हैं वो कम परसेंट में इधर आते हैं सामाजिक सोच की तरफ, जो मेरा मानना है। और आप जैसे लोग जो कारवां तिनका इकट्ठा करके कारवां खड़ा करते हैं वो हमेशा लगे रहते हैं। जी 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 जी। तो आप अपने उन संघर्ष को दिनों को बताएं कि किस तरह से फिर आपने अपना कारोबार खड़ा किया साहब। कारोबार हमेशा मैं साथ में रखता था, और आज भी मेरी एजेंसी जो है, मेरा बड़ा बेटा जो है जितेंद्र पाल जी, ये इंटर किया, ITI किया, उसके बाद फिर टाइपिंग वगैरह का सीखा, उसके बाद अब BA भी कर रहा है, और बिस्लरी का बिजनेस जो मेरा है अच्छा, ये मेरा बेटा ही देखता है। अच्छा। और जब मैं कारोबार भी करता था तो मैं देख रेख करता था, बाकी लोग रहते थे करते थे, मैं अपना टाइम समाज के प्रति ज्यादा देता रहा। जी जी। तो आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपने अपना कारोबार खड़ा किया, अब इन दिनों आप राजनीति में अपना समय भी दे रहे हैं। आपसे जी कुछ राजनीतिक सवाल भी ले लेते हैं जी कि आप जब राजनीति में आए जी। वह साल लगभग कहें तो फिर 2009 या 96 पहला आपका बहुजन समाज मैंने पार्टी। राजनीति में तो मैं कदम लगभग 90 से ही रखा था, हल्का फुल्का। अच्छा। लेकिन 2 तारीख दूसरा महीना सन 96 से मैं पदाधिकारी हूँ पार्टी में भी, और उसके थोड़ा पहले से ही मान लीजिए कि 94-95 से ही मैं इधर समाज में भी पदाधिकारी बना और समाज में लोगों के बीच में आना जाना शुरू तो किया। आपको बहुजन समाज पार्टी ही क्यों अच्छी लगी, उसका क्या कारण है और कौन है आपके राजनीतिक प्रेरणा स्रोत? बहुजन समाज पार्टी में आने का मतलब ये रहा कि मैं शुरुआत में जब अपनी दुकानें वगैरह चलाना शुरू किया तो अक्सर वहाँ पेपर ऊपर आता था, मैं जब देखता था जी, तो हर समाज के लोगों का नाम आता था, लेकिन मेरे समाज का नाम उस पेपर में नहीं दिखाई पड़ता था। जी, मेरे समाज के नेताओं की जब नाम लेते थे तो उसमें कोई नहीं दिखाई पड़ता था। जी, और जो रहे भी, जैसे बंशीधर धनगर जी या बैजनाथ जी, इन लोगों के बारे में मैं जानता भी नहीं था उस वक्त। जी, तो मुझे दिखाई पड़ा कि जब 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी जी, तो उस वक्त मेरे समाज के लोग धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगे। पहली सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की जी, 92 में, जब वो हमारे श्री राम पाल जी मंत्री बने थे और भागवत पाल जी बने थे, और बहुजन समाज पार्टी ने पूरे इस देश का सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष जब माननीय भागवत पाल जी को बनाया जी, तो हम लोगों को लगा कि यही एक पार्टी है जो हमारे समाज के लिए भी कुछ कर सकती है। अच्छा। और वो मानवर कांसीराम साहब का हमने नारा सुना कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो हमें लगा कि इस तरह का तो कोई दल और कोई महापुरुष आया नहीं है जी, और ये कांसीराम जी आए हैं, तो इनके साथ लग करके हम लोगों को मानवर साहब के साथ काम करना चाहिए। जी। जी। तो मान्यवर साहब के साथ में आपने काम चालू किया, और आप अपना प्रेरणा स्रोत राजनीति में किसे मानते हैं? समाज सेवा के क्षेत्र में तो बाबू कालीचरण को मानते हैं आप? नहीं, सामाजिक तौर पर मानवर कालीचरण बाबू जी ने हमको आगे बढ़ाया, और राजनीतिक क्षेत्र में मानवर कांसीराम साहब जी आपको आगे बढ़ाए। जी। तो बहुजन समाज पार्टी को आप इसलिए पसंद करते हैं कि पाल बिरादरी जो है बहुजन समाज पार्टी में काफी आगे आई और नेतृत्व मिला। हाँ हाँ, यही कारण है कि मेरे समाज में जो भी नेता आज हैं जी, लगभग मुझे 99% में कह लूं कि उनका जन्म बहुजन समाज पार्टी से हुआ है, और जहाँ से जन्म हुआ है, जहाँ से राजनीतिक चेतना आई समाज में जी, मैं उनके साथ लगा रहा, आज भी मैं लगा हूँ। तो मान्यवर आप ये बताएं कि जब आपकी पार्टी की कमान माननीय कांसीराम जी के हाथ में थी जी, तब पालों की हिस्सेदारी, और अब जब मायावती जी के हाथ में है तब पालों की हिस्सेदारी, दोनों में आप क्या तुलनात्मक अध्ययन पाते हैं? बराबर ही रहा है, क्योंकि मैंने तो देखा कि मानवर कांसीराम साहब हमारे इस दुनिया में 9 अक्टूबर 2006 को हम लोगों को छोड़कर चले गए जी, और इसके पहले मानवर साहब बहन जी दोनों लोग बहुजन समाज पार्टी को चलाते थे जी, तो भागवत पाल जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, और किसी कारण से जब उन्होंने पार्टी छोड़ी या उनको निकाला गया किसी कारणवश, तो माननीय बहन जी और मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि समाज के एक व्यक्ति से कोई गलती हुई है तो इसकी सजा मैं समाज को नहीं देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहती हूँ। इसके लिए फिर पुनः तुरंत माननीय दयाराम पाल बाबू जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया जी, और तमाम लोग हमारे मिनिस्टर मंत्री बने,
लेकिन जब 9 अक्टूबर 2006 को मनोहर साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसके बाद भी 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी जी। तो उस वक्त भी हमारे अयोध्या पाल साहब मिनिस्टर बने थे और 9 लोग लगभग निगम के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने थे जी। और एसपी सिंह बघेल और श्री राम पाल जी राज्यसभा गए थे, प्रताप सिंह बघेल एमएलसी बने थे, प्रभावती जी एमएलसी बनी थी। ये मनोहर साहब के न रहने के बाद हुआ था। मान्या बहन जी जब अकेली हुई थी तब उसके बाद की बात है। 2019 में कुछ नहीं हुआ? नहीं, 2019 में नहीं हुआ। मेरा तो ये मानना है कि जैसे 2007 में, क्योंकि 6 में मनोहर साहब चले गए जी, 7 में जब बहुजन समाज पार्टी के 206 विधायक जीत करके आए जी, क्योंकि जो समाज के लोग जीत के नहीं आ पाए या टिकट नहीं जिनको मिल पाया था, ऐसे लोगों को मान्या बहन जी ने राज्यसभा एमएलसी बना करके उस समाज का नेतृत्व देने का काम किया था जी। लेकिन 2007 में जब 206 विधायक जीते तो उस वक्त दिया गया, उसके बाद से इस संख्या में विधायक नहीं आ पाए जी। कि अगर टिकट नहीं हो पाया लोकसभा में जी, तो उनको हम राज्यसभा भेज सके जी। इसके पहले ये हुआ था कि अगर हमारे लोग जीत के नहीं आ पाए थे, क्योंकि राजा राम पाल जी भी बीएसपी से सांसद एक बार लड़े हार गए, दोबारा लड़े हार गए, तीसरी बार या चौथी बार में जीते थे वो जी। लगातार बहुजन समाज पार्टी के नेता मनोहर साहब उनको टिकट दिए और जीते वो। तो जब विधायक थे मेरे पास साथ में, तो लोकेश प्रजापति भी एमएलसी बन गए जी। आपके निषाद है, लालचंद निषाद एमएलसी हो गए, वीरेंद्र चौहान जी एमएलसी हो गए, प्रताप सिंह बघेल जी हो गए। मेरा कहने वाला पिछड़े वर्ग के समाज के लोग जो नहीं जीत के जा पाए जी, हीरा ठाकुर, रामचंद्र प्रधान हो गए जी। तो उस कड़ी में पाल समाज को भी मौका मिला था, लेकिन उसके बाद से हमारे पास पर्याप्त विधायक नहीं रहे कि जिसमें हम राज्यसभा एमएलसी बना करके जिस समाज के लोगों को टिकट ना दे मिला किसी कारणवश। जब टिकट नहीं दिया किसी कारणवश, तो हिस्सेदारी कैसे बने? नहीं, मैं बताया तो कि जब टिकट नहीं दे पाए, इसके पहले जब नहीं थे हमारे एमपी, तो राज्यसभा भेज करके भागीदारी पूरी किया था बहुजन समाज पार्टी ने साहब। टिकट नहीं दिया ये तो दिखता है ना। हाँ, ये तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी सही कि जिसके टिकट नहीं दे पाती थी बहुजन समाज पार्टी या जीत नहीं पाते थे जी, उनको मनोनीत करके उस समाज का नेतृत्व देने का काम करती थी। लेकिन 7 के बाद इस मात्रा में विधायक नहीं रहे कि ये संभव हो सके जी। अब पाल समाज के बीच बातचीत करने पर यह नजरिया आता है लोगों का कि समाजवादी पार्टी जो है वो एक खास जाति की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी एक खास जाति की पार्टी है, और इन दिनों तो उसमें भी जाति में भी बंटवारा हो गया। अभी चंद्रशेखर आजाद रावण भी आ गए, वो भी वोट बटेगा। ऐसे हालात में जब जातिगत पार्टियों का उभार और उफान हो रहा है, ऐसे हालात में पाल समाज की पार्टी किसे माना जाए और कौन सी राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी है? पहले जो सवाल शुरू किया आपने उसका जवाब देते चले। आपने पहले कहा कि रावण ने पार्टी बना ली है जी, जातीय। मेरा मानना है कि मानवर कांसीराम साहब ने शुरुआत में एक शब्द कहा था जी, कि ये जो बहुजन समाज है, गरीब तबका सर समाज का है, जिस दिन ये इकट्ठा होकर के हुक्मरान बनने की कोशिश करेगा जी, उस दिन इस समाज में जो लोग वोट लेकर के अभी तक राज करते रहे हैं जी, ये लोग इतने दल बना देंगे, इतने संगठन बना देंगे कि ये हुक्मरान समाज जो बनने जा रहा है जी, या बनने लायक हुआ है जी, फिर से इसमें विक्टर हो जाएगा। मैंने इसको देखते हुए देखा कि एक उदित राज नाम आपने सुना होगा, आईएएस थे, रिटायर हुए थे जी। उन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बने थे और उनका नाम था रामराज जी, लेकिन उनको इतनी घेरा राम से थी कि उन्होंने अपना नाम उदित राज कर लिया था। लेकिन अंत में मैंने देखा कि उन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बन करके बहुजन समाज के लोगों को रास्ता दिखाने की बात कर रहे थे जी, वो खुद जाकर के विलय होकर के उन्हीं राम की शरण में सांसद बने जी, और उसके बाद दोबारा फिर उनको टिकट तक नहीं मिला, राजनीतिक हत्या कर दी गई उनकी जी। दोबारा वो दूर भी हो गए, विचारों से तो नजदीक कभी नहीं रहे वो। ये मैं कहना का मतलब मेरा कि तमाम हमारे समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बनने के लिए चले हैं जी। लेकिन कुछ दिनों तक, अब आगे रावण जी क्या करेंगे, चंद्रशेखर जी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो पीछे मैंने इतिहास देखा है
लोग तो यह भी कह रहे हैं कि स्वस्थ प्रतियोगिता होती रहनी चाहिए राजनीति में। मैं ये कहने का मतलब मेरे है कि तमाम लोग जी जो मानवर कांसीराम साहब बनने की बात करते रहे, मानवर कांसीराम साहब बनने की लाइन में आए, जी लेकिन मैंने देखा वो मानवर कांसीराम साहब बनने का खाली सपना रहता था, ऊपर से अंदर से कुछ मन में और रहता था। जी तो मानवर कांसीराम साहब के नाम एक खाता नहीं था। मानवर कांसीराम साहब कभी ऐसे लाभांतिक राजनीतिक पदों पर नहीं बैठे। नहीं, मान्यवन कांसीराम जी ने गडरिया समाज के कई लालों को राजनीति में गढ़ा, इसमें कोई नहीं, खुद भी किसी ऐसे जो महत्वपूर्ण पद हो, लाभ देने लायक, हाँ, ऐसे पदों पर नहीं रहे। लेकिन जो लोग उनका विकल्प बनने के लिए निकले, जी वो कुछ दिनों चलने के बाद ही अपने लाभ के चक्कर में कहीं न कहीं विलय हो गए। अच्छा, ऐसा आपके प्रदेश में ही मान्यवर कांसीराम जी ने नहीं किया, अन्य प्रदेश में भी किया? नहीं, मानवर कांसीराम साहब ने पूरे देश में इस अलग को जगाया, और मानवर कांसीराम के अलावा पूरे देश में मैं कई लोगों को बता सकता हूँ जी कि जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के बेटे प्रकाश अम्बेडकर जी, जो आपके महाराष्ट्र से हैं जी, इन्होंने भी, इनका जो दल था बाबा साहब का जी, इस दल को वहीं विलय कर दिया था जहां पर बाबा साहब को लोगों ने आगे नहीं आने दिया था। जी, जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के प्यारों को लड़ा करके इनको हरा दिया, जी, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को सदन नहीं जाने दे रही थी, जी, उसी दल में जाकर के बाबा साहब के बेटे ने अपने दल को विलय कर दिया था। जी, हमारे दूसरे सवाल का उत्तर आपसे नहीं मिला जी। हमारे दूसरे सवाल का उत्तर आपसे में नहीं मिला। कौन सा? कि सब जातियों की जातिगत पार्टियां हैं, तो इस वक्त में राजनीति के इस माहौल में आपके जाति की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? हाँ, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों ने भी, जो टेस्टेड हो, जो फेल ना हो, विभिन्न व्यक्तियों ने समाज में हमारे दल बनाने का काम किया जी। इसमें भी तमाम जगह विलय कर गए, तमाम लोग चले गए जी। लेकिन आज जो पार्टियां हैं जी, मेरा जो मानना है कि अभी आप एक्सपायरी डेट की दवाइयां मत बताना, वो बताना जो टेस्टेड हो, जनता के बीच पास हो, जनता का आशीर्वाद मिला हो, और देश की पालों की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो। सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में अगर देखेंगे तो इस वक्त जो महादेव जानकर जी हैं जी, क्योंकि इनकी पार्टी की ये शायद सरकार में भी शामिल रहे, मिनिस्टर भी रहे हैं, कई वर्षों चला रहे, इनके MP MLA भी हमें लगता हैं मनोनीत या जैसे भी, ज्यादा जानकारी नहीं है जी। और इसके अलावा कोई दल इस तरह नहीं है अभी समाज का। आप ये बताइए कि जब महादेव जानकर और राष्ट्रीय समाज पार्टी राजनीति में पाल समाज की मां की कोख से जन्म लेने वाले बेटे की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे वक्त में जबकि किसी पार्टी को बैलेंस करने के लिए, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी में राजनीति कर रहे हों, चाहे वो अन्य दलों में राजनीति कर रहे हैं नेता हों, ऐसे में उनका एक पैरेलल, उनकी जाति का राजनीतिक संगठन अगर मजबूत होता रहे प्रदेशों में, देश भर में, तो क्या ज्यादा अच्छी भागीदारी आप अपने उस दल में जिसमें हैं उसमें इस दल के डर के नाते पाते रहेंगे? क्या ऐसा बन सकता है समीकरण? नहीं, डर के नाते नहीं, जो देना चाहेंगे हमारी भागीदारी वो देंगे, और बाकी एक दबाव तो बनता ही है समाज का। भाजपा तो ऐसा ही कर रही है, अब राजभर को रोकने के लिए अनिल राजभर को आगे करती है। एक दबाव बनता है, और अभी हमारे उत्तर प्रदेश में तो शुरुआत हुई है महादेव जानकर जी की, बाबूराम पाल जी की, और तमाम दल हैं जी। तो जैसे अभी मैंने देखा पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था साहब, दवा बड़ी अच्छी हो और अगर एक्सपायर हो ना तो नुकसान करती है। जी जी जी। दवा वही घर में रखिए जो एक्सपायरी डेट से पहले ली जाए। मैं उसी बात पे जा रहा हूँ। आप कहने का मतलब जो है मैं समझ रहा हूँ कि पुराने नेताओं की बात ना करिए जी। मैं नई बात करने जा रहा हूँ। जो अभी पिछला विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का हुआ था जी, उस चुनाव में महादेव जानकर साहब की जो पार्टी है जी, वो पार्टी का चर्चा शुरू हुई थी यहाँ पर जी। और एक हरिओम बाबूजी हमारे बनारस के रहे, वो प्रदेश के संरक्षक रहे, हमें लगता संयोजक रहे, कुछ रहे। मैं भी उन्हें जानता हूँ जी। तो एक बार मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई फैजाबाद में मुझे कैंडिडेट लड़ाना है जी, और महादेव जानकर साहब की पार्टी से जी। तो उस वक्त हमें जो जानकारी है कि महादेव जानकर साहब जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही तो उसमें शायद मंत्री भी रहे हैं। जी जी जी।
पशुपालन मंत्री रहे, दुग्ध मंत्री रहे। जी, तो मैंने हरिओम बाबू जी से एक बात कही कि बाबू जी, जो भाजपा के साथ गठबंधन में मंत्री हैं जी इसी भारत देश में किसी प्रदेश में, जी और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, जी और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहा है तो आप उसी राजनीतिक दल के खिलाफ चुनाव लड़ाने की बात क्यों कर रहे हैं? जी हमें तो मानना है कि बाबूजी अगर हो सके तो जैसे यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, और तमाम दल गठबंधन करके जी 8-10 सीटें ले लिए हैं। जी तो बाबूजी आप बात करिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि क्योंकि वो गठबंधन में सरकार में शामिल है इसी देश में किसी प्रदेश में, जी तो यहाँ उसी पार्टी के खिलाफ जिस पार्टी के वो मंत्री हैं जी अपना कैंडिडेट न लड़ा करके अगर 4-6 सीटें 10 सीटें जो भी मिल जाएं जी तो वो ले ले तो समाज के लोग विधायक बन के आ जाएंगे। जी और इस तरीके तो समझ में नहीं आ रहा कि जिस दल के साथ मंत्री है उसी दल के खिलाफ कैंडिडेट लड़ा रहे हैं बाबूजी, ये तो हमारी समझ बात नहीं आ रही। ये तो साफ बात दिखता है कि प्रदेश में जब आपकी ताकत बनेगी, आपका जनसमूह बनेगा, तो भाजपा वहां भी झुकेगी। नहीं, कोई जनसमूह नहीं। यहाँ हमने देखा था भैया जी कि ओम प्रकाश राजभर कभी नया ही दल था, शुरुआत था जी, और अनुप्रिया पटेल जी भी अलग होकर के माँ से और अपनी बहन से अलग होकर के शुरुआत ही किया था उन्होंने, जी जिनको 7-8 टिकट मिल गए थे। जी और महादेव जानकर साहब तो हमारे वहाँ मंत्री रहे हैं, और समाज की हैसियत यहाँ जो रही है राजनीतिक, ये किसी दल से छुपी नहीं थी। जी 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 और अगर इस तरह की बात होती तो हमें लगता है कि चलिए वो लोग 8 टिकट ले लिए थे तो हमको 4-6 टिकट तो मिल ही जाता जी साहब जी। और आज मेरे विधायक भी जीत करके वो आ गए होते। चलो आने वाले कल में करो, कुछ ऐसा ही करो। अब वो तो मैं तो एक बात रखा अपनी, बाकी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा कुछ करेंगे। जी हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, पूरा उनका स्वागत है जी, और शुभकामना मेरी है उनके साथ। लेकिन मेरा एक कभी मानना है कभी भैया कि आमने अगर सामने ये मुलाकात हुई महादेव जानकर जी से? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, ऐसा संजोग अभी नहीं हो पाया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात समाज में रखना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, जी कि जो ये सामाजिक संगठन अलग अलग बने हैं जी, इनके बारे में तो हमें लगा कि शायद आपने सामूहिक एक संगठन कोई बॉम्बे में तैयार हुआ है महाराष्ट्र में। हाँ, समन्वय समिति उसका नाम दिया गया। समन्वय समिति जो बना है ये बहुत अच्छी बात है, मैंने कल वीडियो पे सुना था कहीं। जी, लेकिन ये समन्वय समिति अभी तक जैसे एक कोई मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होता है, जी जी वैसे ही लाइसेंस की प्रक्रिया होती है। शुरुआत हुआ ना सर इस चीज की। 2 साल हो गया, मेरा 2 साल हो गया, बड़ी बात है। 2 साल में अगर स्त्रियां किसी पेड़ के नीचे पत्थर रख करके महादेव को जल चढ़ाएं तो लोग सोचते हैं चलो अब इनको मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित करवा दिया जाए। लेकिन यहाँ तो 2 साल हो गया, अभी तक प्राण प्रतिष्ठा का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, उस बात की तरफ मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके सामाजिक संगठनों को इकट्ठा करके आपने कुछ मुहिम चलाई है जी, इस तरीके हम अलग अलग दलों की जो बात कर रहे हैं ये तो अलग बात हो गई जी, लेकिन जो समाज के अलग अलग दल घूम रहे हैं बन करके जी, वो सूत्र अच्छा है। ये इन एनर्जी जो अलग अलग लाश हो रही इनकी जी, तो जो सूत्र आपने बनाया है इस सूत्र के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में भी जो हमारे अलग अलग दल हैं जी, दूसरे दल, दूसरे समाज के, तमाम समाज के दल इकट्ठा होकर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हम तो जो एक समाज के हैं, अगर ये इकट्ठा हो करके जी एक कोई इस तरीके से काम हो तो इससे ज्यादा समाज का विकास होगा और समाज राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। सही कह रहे हैं आप। इसमें तो ये हो गया है कि विलय तो किसी का किसी में किया नहीं जा सकता, ये संभव नहीं है। विलय करने की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक कहेगा मैं बड़ा हूँ, दूसरा कहेगा मैं बड़ा हूँ। इसी में तो हिंदुस्तान हमारा आगे गया है भैया। तो अगर ये समन्वय बना दिया जाए पूरे देश में, आगे हो गया जी, अगर पूरे देश में समन्वय बना दिया जाए और उसमें सबके प्रतिनिधि रख लिए जाएं, जी, ये मॉडल तो बहुत बढ़िया है पूरे देश के लिए। जैसे हमारे विभिन्न दल के लोग इकट्ठा हो करके विलय नहीं करते हैं, इकट्ठा हो करके चुनाव लड़ करके अच्छी खासी सीटें लेकर के आते हैं। गठबंधन तो ये सामाजिक संस्थाओं का गठबंधन का आप कह रहे हैं पूरे देश में? नहीं, सामाजिक संगठन का तो आपने शुरू ही कर दिया है। जो राजनीतिक संगठन हमारे समाज के बने हुए हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, इनकी बात कर रहे हैं आप? भाई वो तो समन्वय समिति आपने बना लिया है। हाँ, लेकिन खाली 2 साल हो गया, उसका प्रतिष्ठा वो हो जाएगा, प्रमाण प्रतिष्ठा हो जाएगा जी।
जो राजनीतिक दल हैं, मेरा कहना है दूसरे दूसरे दल के लोग इकट्ठा होकर के करते हैं, तो मेरे जो समाज में एक दल बने गए हैं कई प्रकार के, जी इसी समाज के घर पर जाते हैं बाबूराम पाल साहब, इसी समाज के घर पर जाएंगे हमारे मानवर महादेव जानकर साहब, और भी तमाम दल बने हैं जी, और सब लोग जा करके यही एक बात करेंगे कि भाई हर समाज के लोगों में मुख्यमंत्री हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, हर समाज के लोग राजनीतिक हैसियत बढ़ गई, हमारी क्यों ना बढ़े। जी, तो इसको देख करके समाज किसके साथ खड़ा होगा। जी जी जी, हर कोई यही तो बताएगा कि मैं आपके बिरादरी का हूँ जी, और मैं बिरादरी के लोगों को टिकट देने वाला बनाना चाहता हूँ, बिरादरी के लोगों को मंत्री विधायक की भागीदारी ज्यादा देना चाहता हूँ, जी, आप मेरे साथ खड़े हो जाओ तो समाज तो वहाँ भ्रमित होगा ना। जी, सही कह रहे हैं आप। देखिए तो ये सारी चीजें समाज और जनता पर छोड़ देते हैं, कैसा निर्णय होगा आने वाले कल में इन नेताओं वो के, तो सही है इन सर, लेकिन नेताओं आपके माध्यम से ये बात जा सकती है। हाँ बिल्कुल, ये बात जानी भी जी। चाहिए और लोगों को जी। विचार करना चाहिए। हमेशा कुछ नया करने का और कुछ नए अवसर ढूंढने का भी यह अवसर है। जी जी, तो आपसे विदा लेते हैं, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, और जो भी मित्र चौकीदार नामा सुने वो सब इस चौकीदार नामा पर कम से कम अपना लाइक दें और नहीं, ये जो सामाजिक संगठन की बात आ रही थी भैया, 1 मिनट और लेंगे आपका, जी, कि ये राजनीतिक और सामाजिक संगठन, जी, ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। जी, बिना सामाजिक संगठन का ढांचा मजबूत किए हुए हम राजनीतिक क्षेत्र में मजबूत नहीं हो सकते, इसलिए सामाजिक संगठन भी जरूरी है और राजनीतिक दल को भी मजबूत रखना जरूरी है। जी, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी धन्यवाद सर, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद जी।